कंसंट्रेशन क्या होगी, घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा टाइम बीतने पर भी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब टाइम के साथ कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, समझ लेना इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले टाइम के अनुसार कंसंट्रेशन घटेगी। ठीक है, हमने रीडिंग लिया 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, याद है ना, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट के बाद रीडिंग लिया। 10-10 मिनट के बाद हम रीडिंग ले सकते हैं, ये प्रैक्टिकली संभव है। लेकिन हम चाहते हैं पर मिनट डिफरेंस पर कितना अमाउंट बना, पर मिनट का चेंज पर हम निकालना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली संभव है 10 मिनट का, और हम निकालना चाहते हैं पर मिनट का। हम क्या करेंगे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसी, हाँ, उस ग्राफ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और ड्रॉ करके हम इस पर, जैसे मान लो ये टाइम है 10 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट पर कंसंट्रेशन का चेंज कितना था, 30 मिनट पर, हाँ, 31 मिनट पर चेंज कितना होगा, 32 मिनट पर चेंज कितना होगा। मतलब ऐसे घिस सकते कि नहीं, बोलो। एक एक मिनट के डिफरेंस पर हम टाइम के अनुसार कंसंट्रेशन का चेंज निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट। अब जो हम स्मॉल टाइम इंटरवल पर जो चेंज निकालेंगे कंसंट्रेशन का, वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। इसके लिए हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, और वो ग्राफ किसके बीच होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। निकाल सकते हैं कि नहीं, एक एक मिनट पर यदि जितना कम से कम टाइम डिफरेंस हो, हम डिफरेंट टाइम कंसंट्रेशन टाइम पर, टाइम और कम हो गया, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, एक एक मिनट के डिफरेंस पर क्या चेंज हुआ कंसंट्रेशन का हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद। अब इसको हम कहेंगे इंस्टेंट, नोट करो, इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइंड बाय instantaneous rate determined by draw a tangent on the curve, draw a tangent on the curve, concentration versus time, instantaneous rate determined by draw a tangent on the curve, concentration versus time। और देखो, जब हमने टाइम का इंटरवल कम रखा है तो कंसंट्रेशन का चेंज भी कम होगा। जब मेरा टाइम इंटरवल ही कम है तो कंसंट्रेशन का चेंज भी कम होगा। तो ऐसे केस में स्मॉल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, लेंगे। तो फिजिक्स में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कुछ बताया गया होगा ना, बस उसका हेल्प लेंगे इसमें, और ले करके हम स्मॉल क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आई। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब करना क्या होगा कि हमको एवरेज रेट निकालना। प्रैक्टिकली हम लैबोरेटरी में जो निकालते हैं रेट ना, वो एवरेज होता है। फिर उसको ग्राफ के प्लॉट खींचने के बाद फिर हम जो स्मॉल टाइम इंटरवल पे जो रेट निकाल लेते हैं ग्राफिकली, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट, जो कि ज्यादा एक्यूरेट होगा कंपेयर टू एवरेज रेट। हमने रीडिंग लिया 10-10 मिनट के डिफरेंस पर, पहली रीडिंग यहाँ, दूसरी रीडिंग यहाँ। बताओ, यहाँ 10 मिनट का डिफरेंस है तो कंसंट्रेशन चेंज भी तो ज्यादा होगा ना। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन, जब टाइम इंटरवल कम रखा जाता है तो कंसंट्रेशन का चेंज यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म चेंज आ जाने से उसकी एक्यूरेसी, नोट करो, इफ स्मॉल टाइम इंटरवल इज टेकन, if a small time interval is taken, if a small time interval is taken, then change in concentration is uniform. The change in concentration is uniform. The change in concentration is uniform, is more accurate. The change in concentration is uniform and the rate will be more accurate.
बोलो बात समझ में आई? तो रेट क्या है, रेट को कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, रेट की यूनिट क्या है और रेट के टाइप क्या है। इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा एक्यूरेट होगा कंपेयर टू एवरेज रेट। अच्छा, रेट को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हैं। एक तो अभी ग्राफ हमने बताया कंसंट्रेशन का टाइम के बीच, दूसरा है रेट का टाइम के बीच भी हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। जैसे समझो ये ए बी हमने मिलाया कंटेनर में और बन रहा है सी और डी। ये रिलेशन रिवर्सिबल है। हाँ, शुरू में हमने कंटेनर में केवल ए और बी मिलाया। हाँ, ये ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब देखो हमने कंटेनर में ए और बी का अमाउंट लिया, ए मोल इसका बी मोल लिया, जो भी अमाउंट हमने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट नहीं लिया, 0 तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसका रेट ज्यादा होता है। बोलो, यदि मेरी कंसंट्रेशन ज्यादा, मेरे अंदर कोई फालतू ख्याल नहीं आ रहे हैं, तो हम 1 घंटे में ज्यादा मैटर पढ़ाई कर लेंगे। बात समझ में आया? तो जिस यहाँ भी क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका रेट ज्यादा होगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कंसंट्रेशन इसकी घटती जाएगी, है ना। अच्छा, इसकी घटती जाएगी, इसकी 0 से बढ़ती जाएगी। समझो ये रिएक्टेंट है ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट सी प्लस डी। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बोलो घटती जाएगी, घटती जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, टाइम के अनुसार कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये घट रही है और ये बढ़ रही है। एक समय आएगा जब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम के अनुसार कोई चेंज नहीं आएगा। देखो टाइम बीत रहा है लेकिन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। हाँ, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। लेकिन उससे पहले क्या था? काइनेटिक जोन था। ये है काइनेटिक जोन और ये है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जोन। इक्विलिब्रियम जोन जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रोडक्ट की बढ़ेगी और रिएक्टेंट की घटेगी। एक समय आएगा जब टाइम के अनुसार कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जहां कंसंट्रेशन में चेंज ना आए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, समझो इक्विलिब्रियम जोन आ गया। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम सारी बातें किस जोन की करेंगे? काइनेटिक जोन। और जब ये खत्म हो जाएगा इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो बात अब इसकी करेंगे तुम। हाँ, ये ग्राफ है कंसंट्रेशन का टाइम के बीच। अच्छा, मान लो ग्राफ खींचते हैं रेट और टाइम के बीच, तो रेट और टाइम के बीच तो ग्राफ कैसा आएगा? बता रहे इसको। बिठा रहे? हाँ, रेट वर्सेस टाइम का यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लो टाइम के अनुसार रेट। हाँ, शुरू में हमने केवल रिएक्टेंट मिलाया था ना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा थी, तो रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फॉरवर्ड का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इसका अमाउंट 0 से बढ़ता जाएगा, सी और डी का अमाउंट 0 से बढ़ता जाएगा, सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो बैकवर्ड का रेट बढ़ता जाएगा, है ना। तो टाइम के अनुसार फॉरवर्ड का रेट क्या होगा? टाइम के अनुसार घटेगा और बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा। और एक समय आएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाएगा। तो देखो टाइम के अनुसार फॉरवर्ड का रेट घट रहा है, बैकवर्ड का रेट 0 से बढ़ रहा है, और एक समय आएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाएगा। जहां इक्वल हो गया समझो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, ये हो गया काइनेटिक जोन,
ये हो गया इक्विलिब्रियम जोन। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में या कंसंट्रेशन का टाइम के बीच ग्राफिकली कैसे। हाँ, नोट किया। ये है रेट को ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन का टाइम के बीच या रेट का टाइम के बीच। हाँ, इस चैप्टर की खासियत है कि इसमें जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको भी रेट के अनुसार लगाएंगे क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही जवाब हाजिर होना चाहिए। जहां तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि जवाब हाजिर, तो समझो तुमने काइनेटिक्स पढ़ा है और तुमने यदि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचने लग रहे हो, ज्यादा टाइम सोच रहे हो, टाइम लग रहा है, तो समझो तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया तब तो। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का आंसर भी काइनेटिक्स तो देना पड़ेगा, मतलब रेट के साथ, तब ना रेट पढ़ा तुमने। ये बात समझ लो। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम नंबर जल्दी जल्दी उठा सकते हो। है इजी चैप्टर है। सॉलिड स्टेट के बाद सेकंड चैप्टर सबसे इजी फिजिकल का यही है। सबसे इजी है सॉलिड स्टेट और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसको पढ़ाने का मेरा पर्पज ये है कि हम लोग जो मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, सारा मैकेनिज्म केमिकल काइनेटिक्स से बन के आया है। तो मतलब मैकेनिज्म में इसका यूज होगा, है ना। ऑर्डर क्या, मॉलिक्यूलरिटी क्या, रेट लॉ का इक्वेशंस क्या है, ये सब मैकेनिज्म में यूज होगा। तो मैकेनिज्म को अच्छे समझने के लिए हम इसको टॉपिक को पढ़ा रहे हैं ताकि इसका फायदा हम मैकेनिज्म उठाए। यदि हम काइनेटिक्स पहले पढ़ लेते हैं तो उसका फायदा हमको मिलेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, क्योंकि जितना भी मैकेनिज्म तुम क्लास में सुनोगे वो सब आया कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स से। ये मैकेनिज्म एक कल्पना है। अब इस कल्पना दिमाग में आई कहाँ से, तो साइंटिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करता है। उस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करके डाटा कलेक्ट करता है और डाटा के आधार पर वो कल्पना से एक मैकेनिज्म तैयार करता है और फिर उस मैकेनिज्म के बेसिस पर वो नया रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो जो नया रिएक्शन परफॉर्म करता है उसका वही प्रोडक्ट बनता है जो उसने कल्पना की थी। बात समझ आई कि नहीं। और फिर वो मैकेनिज्म क्या होता है, मान्य हो जाता है। तो जितनी भी मैकेनिज्म तुम क्लास में सुनोगे वो सब आया है उस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करने के बाद। तो मैकेनिज्म का केमिकल काइनेटिक्स से सीधा संबंध होता है और मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको पहले पढ़ना होगा केमिकल काइनेटिक्स, इसलिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। तो देखो अब तक क्या सुने, रेट क्या है समझ में आ गया, रेट क्या है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ क्यों नहीं, ये बात समझ में आई। हम रिएक्शन का रेट जानने के लिए बोलो, और रेट को एक्सप्रेस कैसे करना ये भी जान लिया, बोलो। और रेट की यूनिट क्या होती है और रेट कितने तरह का होता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ये भी बात समझ में आई। और हम रेट को ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट का टाइम के बीच और कंसंट्रेशन का टाइम के बीच। हाँ, अब अगला पॉइंट ये आता है कि रिएक्शन के रेट पर किन किन बातों का असर आता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिएक्शन के रेट पर असर डाल सकते हैं। मतलब हमारी जो पढ़ने का जो रेट है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। मतलब उसको अपने एंगल से विचार करेंगे तो हमको पॉइंट अपने आप मिल जाएंगे। तो हमको ये सोच के बताओ तुम्हारे पढ़ने का जो रेट है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। हेडिंग दो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिएक्शन के रेट पर असर डालते हैं। हाँ, आगे चल के देखो कई टर्म आएंगे तुमको कंफ्यूज कर देंगे। एक रेट क्या होता है, दूसरा रेट कांस्टेंट क्या होता है, तीसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, चौथा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। रेट और रेट कांस्टेंट दोनों अलग है, इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों अलग है।
अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मिलते जुलते आपस में नाम है ना, इसलिए हर बात को समझो। रेट क्या, रेट कांस्टेंट क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, हर बात को अलग अलग करके पहले समझ लो, है ना। तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, रेट। तो रेट किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, तुम्हारे पढ़ने का जो रेट है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हाथ उठा के बताओ, एक एक करके बोलते जाओ। कौन बताएगा, हमारे पढ़ने का रेट है, हाँ पढ़ने का हम 1 घंटे में कितना पढ़ाई करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, कितना ज्ञान अर्जित करते हैं, वो किन बातों पे डिपेंड करता है। बोलो, पॉइंट अपने आप बन जाएगा, सारे पॉइंट आ जाएंगे अपने आप। जल्दी से बोलो, हाथ उठाओ हाथ उठाओ, अरे बोलो ना, कभी अपने पर एनालाइज नहीं करते हो। हाँ बोलो। हाँ टेम्परेचर मतलब मेहनत, मेहनत, हाँ बैठ जाओ, सही बोला। टेम्परेचर मतलब मेहनत का मतलब क्या है यहाँ इसकी भाषा में, टेम्परेचर मतलब मेहनत। देखो हर आदमी का स्वभाव अलग होता है, कोई आदमी आलसी होता है, कोई मेहनती होता है। तो जो भले मेहनती भी होगा, दिमाग का कमजोर भी क्यों ना हो, लेकिन मेहनत है तो मेहनत के बल पे भी ज्ञान उठा लेगा वो। हम देखते हैं कई बच्चे आईक्यू लेवल बड़ा कमजोर होता है, बात को जल्दी नहीं समझते, लेकिन क्वेश्चन खूब लगाते हैं और खूब पूछते हैं और देखते हैं सिलेक्शन पा भी जाते हैं। वो दिमाग के कमजोर है, बात को जल्दी नहीं समझ रहे, लेकिन मेहनत के बल पर वो सिलेक्शन पाते हैं। टेम्परेचर इज द डोमिनेंट फैक्टर। मेहनत जो है ये बहुत पावरफुल फैक्टर है, भले आईक्यू लेवल कम क्यों ना हो, बात को जल्दी कैच भी नहीं करता है, लेकिन वो मेहनत के बल पर क्वेश्चन लगा लगा के इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सिलेक्शन पा जाते हैं। हाँ सही बताया, टेम्परेचर लिखो, पहला है टेम्परेचर। हाँ नोट किया, रेट पर असर पड़ता है टेम्परेचर का। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, किस टाइप के रिएक्शन पर बढ़ेगा, एंडोथर्मिक में रेट बढ़ेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ेगा कि दोनों का बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ओनली एंडोथर्मिक, और दूसरा ओनली एक्सोथर्मिक और बोथ। देखो कंफ्यूज कर दिया ना। हाँ जवाब है बोथ, चाहे एंडो हो चाहे एक्सो हो, कोई भी टाइप का रिएक्शन हो रेट बढ़ जाएगा। नोट करो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ एंडो एंड एक्सोथर्मिक बोथ रिएक्शन इंक्रीजेस। on increasing the temperature the rate of both endo and exothermic reaction increases। इतना तो पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज कर दिया, उसमें एंडो एक्सोथर्मिक डाल के कंफ्यूज कर दिया, जबकि जवाब दोनों पे बढ़ता है, चाहे एंडो हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। जैसे हमारा बॉडी इस समय एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब हम जो कुछ खाते हैं पीते हैं सब हजम हो जाता है, मतलब मेरा बॉडी स्वस्थ है। बोलो हाँ। एक और एक्सोथर्मिक होता है, मेरे बॉडी से हीट निकल रही है, मतलब हमको फीवर हो चुका है। अच्छा फीवर कंडीशन में बताओ, जबान का टेस्ट बिगड़ जाता है, कुछ खाने की दिल नहीं करती है, बोलो तो बताओ एनर्जी हमारे बॉडी में जा नहीं रही, लेकिन बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बताओ मेरा बॉडी एक्सोथर्मिक है मतलब फीवर है। अच्छा दोनों कंडीशन में तुम मेहनत करोगे पढ़ाई हो जाएगी। फीवर कंडीशन में भी, बुखार में भी, यदि पेशेंट पढ़ाई करने की कोशिश करता है कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ ही डालता है वो, नहीं। बोलो कल एग्जाम है, आज फीवर है, तो यदि कोई चाह जाए कि हमको ये पढ़ना है, कल हमारा एग्जाम है, तो वो पढ़ाई कर ही लेता है। मतलब चाहे एक्सोथर्मिक बॉडी हो चाहे एंडोथर्मिक बॉडी हो, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, वो मेहनत के बल पर जो चाहे कर सकता है। बोलो है ना, वही तो लिखवा रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हाँ कैसे, अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस इक्वेशन। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, आर्रीनियस इक्वेशन बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट बढ़ जाता है। हाँ पहली बात समझ में आई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। टेम्परेचर मतलब मेहनत, हम कितनी मेहनत करते हैं पर डे, ये तुम्हारा टेम्परेचर। चलो सेकंड पॉइंट बोलो, बोलो।
हाँ, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एक तरफ ध्यान, कंसंट्रेशन। हाँ, मेरे में जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, एक तरफ ध्यान होगा, मेरा पढ़ाई पर का रेट बढ़ जाएगा। कोई ख्याल ना आए, पढ़ाई के अलावा कोई भी ख्याल इधर उधर का बीच में ना आए, तो मेरी कंसंट्रेशन एक जगह स्थिर रहेगी और पढ़ने का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट। ये क्या कौन बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंसंट्रेशन जैसे बढ़ती जाएगी रेट भी, नोट करो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. According to law of mass action, law of mass action के अनुसार the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, शुरू में हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा मिलाते हैं, जैसे ए चेंज हो रहा है बी में, ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो हमने ए की अमाउंट ज्यादा मिलाया, बी तो मिलाया नहीं था, तो ए की अमाउंट ज्यादा थी, ए की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो पढ़ने का रेट भी ज्यादा होगा, वरना आगे बढ़ने का भी रेट ज्यादा होगा। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन ए की घटती जाएगी टाइम के अनुसार, तो रेट भी घटता जाएगा। बोल होता है कि ना, कोई भी रिएक्शन हो टाइम के अनुसार रेट घटता है, कारण क्या है? कंसंट्रेशन घटती जाती है। उनको देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। द रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूअस डिक्रीजेस विथ टाइम। The rate of reaction decreases with time. ठीक है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है टाइम के अनुसार घटता जाएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार बढ़ता जाएगा। ये रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की जीरो से बढ़ेगी। और जब कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट भी टाइम के अनुसार घटता जाएगा। बात समझ में आया ना? अब देखो, सवेरे हमारी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी और जैसे दिन बीतता जाएगा मेरे अंदर एनर्जी डाउन होती जाएगी मेरी, और पढ़ने का रेट घटता जाएगा, कंसंट्रेशन घटती है। सवेरे इसलिए अच्छी पढ़ाई होती है ना, क्योंकि सवेरे ख्याल कम आते हैं, ख्याल दिन में ज्यादा आते हैं, रात में और ज्यादा आते हैं, लेकिन सवेरे उठने के बाद ख्याल नहीं आते बिल्कुल। तो उस केस में जब कोई ख्याल नहीं आते तो मेरी कंसंट्रेशन